दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और मध्यकालीन इतिहास में हम लोग मुग़ल काल के बारे में पढ़ रहे थे। मुग़ल सल्तनत में हम लोगों ने बाबर, हुमायूं के बारे में पढ़ा, उसके बाद शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने अकबर के भी बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब अगली जो टॉपिक है अकबर का थोड़ा लंबा कार्यकाल है, तो उसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अकबर का आज हम लोग देखेंगे। अकबर गढ़कटंगा गोंडवाना जीतने के बाद अपना अगला रुख करता है मेवाड़ का। मेवाड़ का शासक उस समय हुआ करते थे उदय सिंह। वहीं उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता। 1567 से 68 ईस्वी में मेवाड़ पर अपना आक्रमण करता है अकबर, और आक्रमण करने के बाद अकबर स्वयं वहाँ का रुख करता है और अभियान करता है, और चित्तौड़ जो कि उस समय मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी चित्तौड़, वहाँ पर कब्जा कर लेता है। चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद उदय सिंह चित्तौड़ को छोड़ करके एक नई राजधानी अपनी बनाते हैं उदयपुर। उदयपुर को नई राजधानी बनाने के बाद वह फिर से अपना गतिरोध जो विरोध होता है, प्रतिरोध जारी रखते हैं अकबर के साथ। वो अपनी हार नहीं स्वीकार करते हैं और अपना जो प्रतिरोध होता है उसको वह रखे रहते हैं। उनके दो खास सेनापति होते हैं जयमल और फतेह सिंह फत्ता। इनकी जो वीरता होती है, वीरता की इतनी मशहूर इनके किस्से होते हैं कि अकबर भी इनकी वीरता से बहुत ही प्रसन्न होता है, और इनको वीर गति की प्राप्त हो जाने के बाद फतेह सिंह और फत्ता और जयमल, इन दोनों लोगों की मूर्तियां अकबर चित्तौड़ अभियान विजय के उपरांत जो है आगरा किले के बाहर इनकी मूर्तियां स्थापित करवाता है। इस तरह से मेवाड़ की वह उस युद्ध को जीत लेता है। उसके बाद वह अगला रुख करता है रणथंभौर का 1569 में। कब? 1569 में रणथंभौर पर अभियान करता है, और यहाँ का जो राजा होता है सुरजन राय। यह एक हाड़ा राजपूत होता है और यहाँ पर उसी का शासन रहता है। तो अकबर यहाँ मान सिंह को भेजता है समझौते के लिए सुरजन राय से, और यहाँ पर समझौता हो भी जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ सशर्त समझौते होते हैं। जैसे जो हाड़ा शासक राजपूत जो सुरजन राय थे, वो कुछ शर्त रखते हैं कि हम मुग़लों के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पहले इसमें देखा होगा, नेक्स्ट जो वीडियो हमारा पहले था उसमें, कि जो आमेर के जो शासक थे बिहारी मल, वो अपनी पुत्री हरखाबाई की शादी कर देते हैं, वैवाहिक संबंध सबसे पहले स्थापित करते हैं मुग़लों के साथ। तो उस तरह से यहाँ पे नहीं होता है। ये जो हाड़ा राजपूत शासक थे रणथंभौर के सुरजन राय, ये शर्त रखते हैं कि हम मुग़लों के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। दूसरी चीज़, पहली शर्त तो यह थी कि हम मुग़लों के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। दूसरी शर्त यह थी कि हम जो राज दरबार में सिजदा नहीं करेंगे, यानी सिजदा होता है जो कि सर झुका करके जो बादशाह होता है उसके सामने सिजदा किया जाता है, तो सिजदा नहीं करेंगे। और तीसरी शर्त ये थी कि हम जब जाएंगे वहाँ, अगर राजा के पास या बादशाह के पास जाएंगे तो हम अपने सशस्त्र के साथ जाएंगे, यानी शस्त्र के साथ अनुमति नहीं होती थी जाने के लिए और लोगों को। तो इनका ये मान लेता है, मुग़ल थे उस चीज़ को मान लेते हैं। तो यही समझौते थे। और मेवाड़ की जो हुआ उसके बाद और भी कुछ छोटे छोटे जो राज्य थे, जैसे कालिंजर था, बीकानेर था, जैसलमेर था, इन राज्यों को भी मिलाया अकबर ने अपने साथ। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध सुप्रसिद्ध युद्ध था, जो कि महाराणा प्रताप के साथ होता है। कब? 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की 1572 में मृत्यु हो जाती है, और महाराणा प्रताप का गोगुंडा नामक स्थान पर राज्याभिषेक किया जाता है और उनको अगला शासक बनाया जाता है। महाराणा प्रताप ने उदयपुर के बाद कुंभलगढ़ को नई राजधानी घोषित करते हैं, उसे अपनी नई राजधानी बनाते हैं कुंभलगढ़ को। राजधानी बनाने के बाद जब महाराणा प्रताप का युद्ध होता है तो वह हल्दी घाटी का युद्ध हार जाते हैं, और हार करके फिर भी वो अपना हार स्वीकार नहीं करते हैं और लड़ाई अपना वह जारी रखते हैं। वह जाकर के जंगलों में छिप करके भीलों की सहायता से, और उस समय जो सूर शासक थे अफ़गानी सूर शासकों के सहायता से, उनकी सेनाओं के साथ मिल करके
जो है इस युद्ध को जारी रखते हैं और छापा मारे एक नई पद्धति का जो युद्ध था, छापा मारे या गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत करते हैं। हम लोग अगर इतिहास में अगर देखेंगे तो कई बार ऐसा ये आएगा कि गोरिल्ला युद्ध कई शासकों द्वारा जो है गोरिल्ला युद्ध का जो है अपनी लड़ाई में प्रयोग किया गया था, लेकिन सबसे सर्वप्रथम सबसे पहले गोरिल्ला युद्ध की जो पद्धति थी इसकी शुरुआत महाराणा प्रताप द्वारा ही की गई थी। ये जंगलों में छिप करके जो कहते हैं कि घास फूस की रोटी खाते थे और रह करके उस तरह से अपने जीवन को व्यतीत किए और भीलों की सहायता से अकबर से लड़ाई लड़ते रहे। तो ये गोरिल्ला युद्ध ऐसा होता था कि छुप करके वार किया जाता था और वार करने के बाद फिर छुप जाते थे लोग। उस समय जब जो दुश्मन की सेना हुआ करती थी वो बहुत ही बड़ी भीड़ में हुआ करती थी और जो ये लोग थे इनकी संख्या कम थी, इसलिए ये लोग छुप करके गोरिल्ला युद्ध लड़ते थे। गोरिल्ला युद्ध सबसे पहले महाराणा प्रताप ने शुरू किया, उसके बाद मलिक अंबर ने इसका प्रयोग किया, उसके बाद शिवाजी भी इसका प्रयोग किए थे, उसके बाद बाजीराव प्रथम ने इसका प्रयोग किया था। इस तरह से कर कर के इनके जब महाराणा प्रताप की मृत्यु एक बार धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ा रहे होते हैं उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका अगला शासक इनके बेटे होते हैं अमर सिंह। अमर सिंह भी कभी भी अकबर की जीते जी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आगे चल करके जब जहांगीर आता है तो जहांगीर के साथ कुछ समझौतों के साथ अमर सिंह उससे समझौता कर लेते हैं। अबुल फजल के अनुसार इसने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध के कि यह खामनौर का युद्ध था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद गुजरात की ओर यह अपना अभियान करता है और गुजरात विजय 1572-73 में गुजरात पर आक्रमण करता है, वहाँ का अभियान करता है। वहाँ का शासक हुआ करता था मुजफ्फर शाह तृतीय, यह यहाँ का शासक था गुजरात का। और गुजरात पर आक्रमण करने के लिए, गुजरात का जो अभियान करने के लिए इदमाद खां यहीं अकबर को आमंत्रित करता है। अकबर युद्ध लड़ने के लिए जाता है गुजरात और गुजरात अभियान करता है और गुजरात पर आक्रमण करने के बाद गुजरात पर यह कब्जा कर लेता है। गुजरात पर कब्जा करने के बाद वह पुनः लौट आता है आगरा, लेकिन इसको फिर से एक बार इसको समाचार वहाँ पहुँचता है कि नहीं, फिर से एक बार विद्रोह हो गया है अहमदाबाद में। ये 6 माह के भीतर ही फिर से आगरा से पहुंच जाता है अहमदाबाद और जाकर के वहाँ पर विद्रोह को दमन करता है और फिर से मुग़ल सल्तनत में फिर से गुजरात को मिला लेता है। एडम स्मिथ ने इसको कहा था कि यह बहुत ही द्रुतगामी युद्ध मतलब आक्रमण था उसका, अकबर का, जो कि इतना जल्दी, जो कि बहुत दूरी थी आगरा से अहमदाबाद की और इतना जल्दी 6 माह के भीतर ही दोबारा अटैक कर देना वहाँ पहुँच करके, यह संभव नहीं था। और ये हाथियों के झुंड और अपनी पूरी सेना लेकर के पहुँच करके वहाँ आक्रमण करता है। और सबसे पहले अकबर यहीं गुजरात अभियान के दौरान ही यह समुद्र को देखता है। समुद्र ये अपने जीवन में नहीं देखा होता है, तो सागर जो समुद्र था उसको पहले गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर सागर समुद्र देखता है और पुर्तगालियों से इसकी भेंट उसी समय होती है। गुजरात अभियान के बाद ही यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाता है फतेहपुर सीकरी में। यह बुलंद दरवाज़ा का गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाता है। उसके बाद बिहार बंगाल का अभियान करता है, क्योंकि बिहार बंगाल हुमायूं के हारने के बाद बिहार बंगाल में सूर शासकों का ही शासन रहता है। और 1572 में दाऊद वहाँ का जो शासक था, यह पहले तो खुतबा पढ़ता था अकबर का ही, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। लेकिन 1575 में तुकारोई का युद्ध होता है, दाऊद उसमें मारा जाता है। और यह जो बिहार बंगाल का अभियान करता है मुनीम खां, इसको अकबर ने भेजा था मुनीम खां को, इसी को खाना की पदवी भी दी गई थी, तो मुनीम खा जाता है। तुकारोई का युद्ध होता है, दाऊद मारा जाता है और गौड़ प्रदेश भी मुगल अपने आप में मिला लेते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे फिर से अकबर जो अभियान था काबुल का 1581 में काबुल पर अपना जो है अभियान करता है और काबुल पर यह अपना शासन करता है। और आगे फिर कश्मीर की विजय 1585 में, कश्मीर में ये सब छोटे छोटे जो राज्य थे इनको मिलाते चलता है। थट्टा सिंध की जो विजय थी, वहाँ बलूचियों का शासन हुआ करता था, वहाँ पर अब्दुल रहीम खाना को भेज करके वहाँ पर इस पे अपना शासन करता है, इसका अभियान करता है और यहाँ विजय पा करके थट्टा सिंध पर कब्जा कर लेता है। फिर आगे अकबर दक्षिण भारत का अभियान भी करता है। दक्षिण भारत का अभियान करने के दौरान ही इसको सम्राट की पदवी धारण करता है, क्योंकि कोई भी मुग़ल शासक या कोई उससे पहले जो शासक थे दिल्ली, आगरा और वो जो दक्षिण भारत था उस पर
कभी अटैक नहीं कर पाते थे या वहाँ आक्रमण नहीं कर पाते थे। पहला ये शासक था जो कि सम्राट की पदवी धारण करता है और दक्षिण भारत का अभियान अकबर करता है। दक्षिण भारत में खानदेश, अहमदनगर और गोलकुंडा ये 3 मुख्य राज्य थे, जिसमें खानदेश को छोड़ करके और बाकी राज्य इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो यह मुराद और अब्दुल को भेजता है वहाँ पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेनाओं के साथ, और वहाँ जाकर के ये दक्षिण भारत का भी अभियान करता है। धीरे धीरे उनके साथ कुछ समझौते करके, कुछ युद्ध करके अपने साथ इस तरह से मिलाते जाता है। तो कई राज्यों के साथ जो युद्ध, कभी अकबर जो है सबको अपने साथ लेकर के चलते हुए किसी के साथ समझौते के साथ, तो युद्ध के साथ मिलाते जाता है। आगे देखेंगे हम लोग अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो अभी एक सुलह कुल की धार्मिक नीति थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कट्टरता नहीं था। और जो शासकों की अपेक्षा हम कहें तो 1562 में ये इसका ये जो कुछ काम थे, जो 1562, 1563 और 1564, 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाया जाता था। इनको जो दास बनाने की जो प्रथा थी उसको ये रोक लगा देता है उस पर, कि जो युद्ध में जो बंदी बनाए जाने वाले सैनिक होते थे उनको दास नहीं बनाया जाएगा। फिर 1563 में तीर्थ यात्रा की जो कर, जो तीर्थ पर जो यात्री जाते थे, तीर्थ चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो उनसे जो लिया जाता था, कर लिया जाता था, उसको समाप्त कर देता है। 1564 में जजिया कर, जो कि जजिया लिया जाता था, वो भी उसको समाप्त कर देता है अकबर। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं इबादत खाने की स्थापना। 1575 में अकबर इबादत खाने की स्थापना करता है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में इसका ये जो मुख्य कारण था और जो इस इबादत खाने की स्थापना करने का जो उद्देश्य था, सभी धर्मों को इसका मानना था कि हर धर्म में सत्य है, सत्य कहीं ना कहीं सभी धर्मों में है। तो यह चाहता था कि सभी धर्मों का जो सम्मान हो और सभी जो धर्म गुरु थे उनको बैठा करके वहाँ पर सभी धर्मों का जो सार था उसको समझना चाहता था। यह अकबर अपने आप को कहता था कि मैं विवेकशील प्राणी बनना चाहता हूँ, इसलिए इसने इबादत खाने की स्थापना की। और प्रत्येक बृहस्पतिवार को वहाँ पर सभी धर्म गुरुओं की एक मीटिंग, एक बैठक हुआ करती थी। वहाँ सभी धार्मिक मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा हुआ करती थी। यह अपने अकबर शेख अब्दुल नबी को अपना गुरु मानता था, उनका परम भक्त था। कहा जाता है कि उसने उनकी चरण पादुका को अपने सर पर उठा रखा था, यानी रख लिया था एक बार। फिर आगे देखते हैं मजहर की घोषणा। महजर की घोषणा 1579 में महजर की घोषणा होती है। इसमें भी कुछ खास नहीं, ये भी धार्मिक ही रीति रिवाज की तहत था, जो कि सभी धर्मों को एक सामान्य रूप से उनको एक कहा जाए तो उनको भी अपना बात रखने के लिए महजर की सभी धर्मों को एक समान देखने के लिए था। महजर की घोषणा की गई थी। दीन इलाही 1582 में। यह कोई एक खास प्रकार का कोई नया धर्म या इसको हम लोग कोई नहीं मान सकते हैं, पंथ नहीं था। यह दीन इलाही एक प्रकार से अभी धार्मिक तौर पर इसमें कोई कर्मकांडी या किसी प्रकार का वह नहीं था कि पूजा पाठ या एक असरवाद इसको कह सकते हैं हम लोग। दीन इलाही था, इसमें सबको एक स्वतंत्रता थी अपने हिसाब से अपने जीवन को जीने की। और 1583 में हिजरी संवत की जगह अकबर ने इलाही संवत को शुरू किया, इलाही संवत को स्थापित करता है। हम लोग देखते हैं अब अकबर की जो मुद्रा प्रणाली यानी कि राजस्व व्यवस्था जो थी, मुद्रा प्रणाली में इसने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए थे। राम सीता प्रकार के सिक्के के मतलब कि उन सिक्कों पे राम और सिया के जो चित्र थे वो अंकित हुए करते थे, उत्कीर्ण हुए होते थे। और एक चांदी का जो रुपया था वो 40 दाम के बराबर था। यहीं शेर शाह के काल में 1 रुपया 64 दाम के बराबर हुआ करता था। अब आगे देखते हैं नाबूद प्रथा। नाबूद प्रथा क्या थी? ये आईने दहसाला की व्यवस्था थी नाबूद प्रथा। इसमें कोई भी किसान अपनी जो ज़मीन थी उसका अधिकतम 12/1/2 भाग प्रति रख सकता था, इसके अलावा नहीं। जो प्रति भाग था अगर इतना अपने ज़मीन का रख सकता था उस पर कोई भी कर या टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ता था। यानी कि जो सरकार थी उस समय की बादशाह जो थे यानी कि जो मुग़ल सल्तनत थी वहाँ पर उसको नहीं देना पड़ता था। तो नाबूद प्रथा थी। यहीं शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान नाबूद प्रथा पर रोक लगा दी गई, इसको ख़त्म कर दिया शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने नाबूद प्रथा की जगह इजारेदारी यानी ठेकेदारी, इजारेदारी या ठेकेदारी की बात की। इजारेदारी और ठेकेदारी पर जो है उसने शुरू किया।
तो हम लोगों ने अकबर के बारे में पूरा विस्तृत ढंग से पढ़ा कि उसने कितने अपने अभियान किए, मुद्रा प्रणाली, राजस्व व्यवस्था, भूमि सुधार, धार्मिक जो उसकी धार्मिक जो गतिविधियां थी या धार्मिक सुधार उसने जो किया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अकबर के जो नवरत्न, इसकी बहुत ही चर्चा होती है इतिहास में। जब भी हम लोग मुग़ल कालीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें अकबर के जो नवरत्न थे उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीरबल की। बीरबल उनके मुख्य कहानीकार, रणनीतिकार या कहें तो ये एक चतुर विद्वान, प्रकांड एक उनके मंत्री थे। इनका जन्म कालपी में हुआ था, यह ब्राह्मण परिवार में थे और इनका जो बचपन का नाम था महेश दास था। दूसरे थे अबुल फजल। ये आईने अकबरी और अकबरनामा, इन दो महत्वपूर्ण कविता जो ये थी, ये जो रचनाएं थी, इन्हीं द्वारा रची गई थी, अबुल फजल द्वारा ही रची गई थी। टोडरमल, यह भूमि संबंधी सुधार कार्य के लिए जाने जाते हैं। टोडरमल की जो व्यवस्थाएं थी यह भूमि सुधार से लेकर के सारे अकबर के जो राज्य में जो शासनकाल में जो भी भूमि से संबंधित जो चीज़ें थी उनको टोडरमल देखते थे। इनको गुजरात का दीवान भी नियुक्त किया था अकबर ने। चौथे थे तानसेन, इनको संगीत सम्राट के भी नाम से जाना जाता है। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। मानसिंह, पांचवें थे मानसिंह, एक कछवाहा राजपूत शासक भारमल के पौत्र थे जो हरखा भाई के भाई थे। छठवें अब्दुल रहीम खान खाना, यह बैरम खान का पुत्र था। वहीं बैरम खान जिसकी मृत्यु हो जाती है, अकबर के जो संरक्षक थे। तो इनको गुजरात विजय के बाद ही अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि देता है अकबर। सातवें थे फैजी। फैजी लीलावती और लीलावती एक जो रचना थी उसकी यह फारसी में अनुवाद करते हैं। यह फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे। आठवां है मुल्ला दो प्याजा, यह अकबर का सलाहकार था। नवा इनके जो नवरत्न में थे हकीम हुकाम, यह रसोई घर के प्रधान थे और ये कविताओं को पहचानने के बहुत ही जानकार थे। तो इस तरह से हम लोग आज अकबर के बारे में पढ़े और अकबर के बारे में आज हम लोग ये मध्यकालीन इतिहास में जो मुग़ल काल में अकबर का आज यहीं पे समाप्त होता है, ये जो शासनकाल समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग आगे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और भी जो मुग़ल कालीन जो शासक थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों बाबर जो था वह संस्थापक जरूर था मुग़ल साम्राज्य का, लेकिन अकबर को हम लोग वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं मुग़ल कालीन इतिहास का। तो इसीलिए इनको सम्राट की भी पदवी दी गई क्योंकि दक्षिण भारत का अभियान करने वाले पहले शासक थे। ये डगमगाती हुई जो मुग़ल कालीन साम्राज्य था उसको इन्होंने संभाला। अपने बचपन की जो परिस्थितियां थी उनको झेल करके 12 वर्ष की उम्र में ही पिता का देहांत हो जाने के बाद अकबर ने राज्य को संभाला। किस तरह से जो काबुल से लेकर के कंधार से दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद, कश्मीर से लेकर के पूरा दक्षिण भारत तक अपना कब्जा जमाए और पूरे युद्ध को लड़ा। इसने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप से इसका युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप को हरा देता है लेकिन वो अपने हार को स्वीकार नहीं करते हैं महाराणा प्रताप और इसे निरंतर अपना प्रयास रखते हैं। लेकिन आगे चल कर के उनकी मृत्यु के बाद अमर सिंह इनका जो पुत्र होता है वह भी हार नहीं स्वीकार करता है। उसके बाद वह जहांगीर के शासनकाल में उससे कुछ समझौते हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे अब पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। उसके लिए अब इस वीडियो में यहीं ये वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।